चलो भैया आगे आगे। हाँ, आदरणीय दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें निरंतर उनका मार्गदर्शन भी विषय के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया रूप से मिल रहा है। अगली द्वितीय वक्ता की कड़ी में मैं अंकुर जी शास्त्री को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह अभी वर्तमान में दूरदर्शन चैनल में प्रवाचक के रूप में कार्यरत है। ये अपने जिनागम के कई विषयों के अच्छे अभ्यासक भी है। ऐसे उनका विषय है उत्पाद व द्रव्य के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। विषय फिर बोल रहा हूँ मैं, उत्पाद व द्रव्य के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। इस विषय पर अपना चिंतन प्रस्तुत करेंगे श्री अंकुर जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्वद्गण, दादाश्री भी यहाँ मौजूद हैं, इन सभी को सादर जय जिनेंद्र और जितने भी श्रोता ऑनलाइन माध्यम से संगोष्ठी का लाभ ले रहे हैं उन सभी को जय जिनेंद्र करते हुए अपने विषय को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है उत्पाद व द्रव्य के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। क्योंकि ये जो पूरा सत्र है ये इस बात पर ही केंद्रित है कि हम सर्वज्ञता को यदि हेतु ना बनाएं और अन्य वस्तु स्वभाव के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने जाएं तो उसे किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। तो जहां भी जिनागम में वस्तु को समझाया गया है, वस्तु के सत्यपने को समझाया गया है, वहां उत्पाद व्यय और द्रव्य की बहुत ही विस्तार से चर्चा आई है। चाहे वो आगम ग्रंथ हो, चाहे अध्यात्म ग्रंथ हो, और अध्यात्म ग्रंथों की टीकाओं में भी ये विषय जो है उत्पाद व्यय द्रव्य का जगह जगह भरा हुआ है। मैंने इस गोष्ठी पर अपना जो आलेख तैयार किया है लगभग 12-13 पेज का, उसमें बहुत सारे ग्रंथों के उद्धरण भी प्रस्तुत किए हैं और उसमें मुझे कुछ आवश्यक सुझाव भी प्राप्त हुए थे, जिसमें भाई साहब राकेश जी ने एक सुझाव दिया था कि गुरुदेव श्री के व्याख्यान जो उन्होंने मुझे कुछ संबंधित व्याख्यान बताए थे उनका मैं लाभ लूं, और उसके आधार से फिर जो पूरा एक विषय जो मेरे मस्तिष्क में बना है उसी आधार पर मैं आपके सामने यहाँ अपने विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि मुझे एक थोड़ा सा डर ये भी है कि मेरे बाद वाले वक्ता हैं संयम शास्त्री, उनका विषय भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके विषय में अतिक्रम ना कर जाऊं, उसका मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी यदि कुछ विषय उनके विषय से मिलता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि उत्पाद व द्रव्य से करने जाएं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा उत्पाद व द्रव्य है क्या। प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 99, जिस गाथा में वस्तु क्या है और वह वस्तु अपने स्वभाव में रहती है, अपने नियत स्वभाव में रहती है और अपने स्वभाव से बाहर जाकर उस स्वभाव को नहीं छोड़ती, अतिक्रम नहीं करती है अन्य द्रव्य का, तो वहां पर वस्तु का स्वभाव क्या है इस बात को बताने के लिए ये स्पष्ट किया गया कि उत्पाद व द्रव्य लक्षण युक्त परिणाम ये वस्तु का स्वभाव है। इस तरह से इस परिणाम को बताया, और जब इस उत्पाद व द्रव्य युक्त लक्षण वाले परिणाम की चर्चा टीका में अमृतचंद्राचार्य ने की, तो उन्होंने इस प्रवाह को समझाने के लिए, इस परिणाम को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रदेशों को रखा और सिद्धांत के तौर पर परिणामों को समझाया। अब किस तरह से प्रदेश को उदाहरण में रखा और कैसे परिणाम को सिद्धांत के तौर पर समझाया, हम थोड़ा उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वहां पर आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि जिस तरह प्रदेशों का जो विस्तार है, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, हम पूरा जो वस्तु का फैलाव देखते हैं, जैसे ये मेरा कुर्ता ये पहना हुआ हूं, इसका जो पूरा विस्तार है, जो फैलाव है, कि एक प्रदेश, या जैसे एक रेशा आप कहकर चलें, तो इस तरह से रेशे से बढ़ता हुआ ये पूरा जो कपड़ा है वो विस्तार को प्राप्त करता है। ऐसे ही कोई भी वस्तु यदि वो असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी आकाश की बात करें, अनंत प्रदेशी उद्गल स्कंद की बात करें, धर्म अधर्म और जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, इनकी बात करें, तो इनका जो पूरा विस्तार है, ये जो विस्तार क्रम है, ये एक प्रदेश के जरिए आगे हेलो, आवाज आ रही? ये जो प्रदेश का विस्तार क्रम जो है, ये विस्तार क्रम को कहते हैं, इस प्रदेश एक प्रदेश से वृद्धिंगत होता हुआ जो है, इसे विस्तार क्रम कहा है। तो जिस तरह प्रदेशों का विस्तार क्रम होता है, इसी तरह 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम या पर्याय जो वृद्धिंगत होती है, ये पर्यायों का जो एक तरह से जो पूरा प्रवाह है, ये इसे कहा पर्यायों का प्रवाह क्रम, परिणाम का प्रवाह क्रम। तो विस्तार क्रम को उदाहरण लिया और प्रवाह क्रम को सिद्धांत के तौर पर समझाया। अब हम देखें
कि आपने कभी ऐसे देखा कि यहाँ पर जो रेशों का एक पूरा क्रम व्यवस्थित है, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि एक प्रदेश के एक रेशे के बाद दूसरा रेशा, दूसरे के बाद तीसरा रेशा, ये पूरे एक दूसरे से बंधे हुए और क्रमिक तौर पर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा पूरा का पूरा जो है किसी भी द्रव्य का विस्तार हमारे सामने आता है। तो यूं तो यदि आप पूरी वस्तु को एक साथ इकट्ठा देखें तो वो तो असंख्यात प्रदेशी वस्तु एक रूप है। इसी तरह आप वस्तु के प्रवाह क्रम में एक एक पर्याय को सेपरेटली ना देखें और पूरी वस्तु को देखें तो वो कैसी है, वो कहते हैं अनादि अनंत है। तो इस तरह से एक रूप वस्तु को जब हम प्रतिपादित करेंगे तो वो कैसी होगी, वो अनादि अनंत होगी और असंख्यात प्रदेशी होगी। इस तरह से हमें उसका कथन करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि अब ये सारा का सारा खेल जो है, ये पूरी सारी कथन पद्धति है, ये जो समझाने की विवक्षाएं हैं, तो हम उस एक वस्तु की एक पर्याय का वर्तमान परिणाम में ही हम उसको उत्पाद, व्यय और द्रव्य इस तीन पने से कथन आपके सामने करते हैं। कैसे कि यदि आप देखिए, मैं टीका की कुछ पंक्तियां यहाँ पर आपके सामने मूल रूप से पढ़ दूं, उसके बाद थोड़ी सी मैं इसकी आपसे चर्चा करूंगा। द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। इसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, समग्र पने द्वारा एक होने पर भी मतलब अनेक अनादि अनंत होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं। जैसे विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि जैसे वे प्रदेश अपने स्थानों में स्वरूप से उत्पन्न, वे जो प्रदेश हैं वे अपने अपने नियत स्थान पर अपने स्वरूप से उत्पन्न हैं, उन्हें किसी ने जबरदस्ती वहां पर लाकर रखा नहीं है। ऐसे ही और पूर्व रूप से विनष्ट अपने अपने स्थानों में स्वरूप से उत्पन्न है, पूर्व रूप से विनष्ट हैं तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति, परस्पर सर्वत्र अनुस्यूति। अब इसे इस तरह से गुरुदेव श्री समझाते हैं कि आप पूरी वस्तु को देखें, उसके विस्तार क्रम को देखें तो प्रदेश 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 प्रदेश, ऐसी पूरी वस्तु आपको प्रदेश रहित नहीं मिलेगी। इस तरह प्रदेश 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 पना आपने लगातार देखा, इसे कहा परस्पर अनुस्यूति। इसी तरह आप वस्तु के जब परिणामों को देखते हैं, पर्यायों को देखते हैं, तो आप जब उसकी पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय को देखेंगे तो पूर्व पर्याय का व्यय, ये सारा काम जो है वो एक ही समय में है, एक समय के परिणाम में ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति इसको कहा है। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, तीन लक्षण परिणाम पद्धति यानी उत्पाद व द्रव्यात्मक लक्षण, परिणाम पद्धति, पद्धति यानी प्रक्रिया, परिणामों की परंपरा। ये पूरी परिणामों की परंपरा या इन परिणामों का पूरी गति, इनका पूरा गतिमानपना जो है वो कैसा है, तो वो कहते हैं वो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति से ये पूरी वस्तु अपने नियत स्वभाव में रहती है। अब कैसे रहती है कि आप उस वर्तमान समय में हुई पर्याय को आप उसे पूर्व की पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो वही क्या कहने में आएगी कि पूर्व पर्याय का व्यय। और जब उसी को आप अपने नियत समय में उत्पत्ति की अपेक्षा से देखते हैं, या इसमें जो शब्द आया है उसे मैं बताता हूं कि यहाँ पर मूल टीका में जो शब्द है वो आप सुनिए कि इसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम से विनाश रूप है। यदि आप उसे पूर्व परिणाम से देखें तो वो विनाश रूप है, और वही उसके बाद के परिणाम से उत्पाद स्वरूप है। उसके बाद से यानी जो विनाश स्वरूप परिणाम है, उस विनाश स्वरूप परिणाम के बाद के परिणाम से जब आप उसे देखते हैं तो वही परिणाम उत्पाद स्वरूप है, और वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह पने के कारण, यानी जब आप पूरी अखंड वस्तु को देखें तो परिणाम 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 परिणाम, ये पूरी परिणाम की धारा आपको अखंडित आपके सामने नजर आएगी। अब यहाँ पर जो उदाहरण समझाया है वो मोतियों का उदाहरण दिया। अब आप थोड़ा इसमें से देखिए, मैं माला लेकर के साथ में बैठा हुआ हूं, कि आप इस पूरी अखंड माला को देखें, इसमें हर एक मोती अपने नियमित क्रम पर खचित है, वहीं पर स्थित है, वहीं पर रखा हुआ है। जब आप इस पूरी माला को देखते हैं तो इसमें आपको देखने में नहीं आएगा ऐसा कि कोई परिणाम पैदा हुआ कोई नष्ट हुआ, लेकिन अब इसमें भेद कहां पड़ेगा। मान के चलिए मैं इन दो मोतियों को सामने रखता हूं, अब मैं इस मोती की बात करता हूं तो ये मोती कैसा है कि ये कहते हैं ये पूर्व के परिणाम, मतलब इस पूर्व के मोती की अपेक्षा से इसकी क्या है, इसकी उत्पत्ति है। और जब आप इसी मोती को क्या कहते हैं, आगे जो शब्द दिया वो है कि पूर्व के परिणाम, देखिए
वास्तु का जो छोटे से छोटा अंश है वो पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, और वही अंश उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है। मतलब जो विनाश रूप अंश है उसके बाद का ये जो अगला मोती है, ये जो अंश है, इन दो मोतियों की यदि हम बात करें तो इसमें इस मोती को इस पूर्व के मोती की अपेक्षा से ये क्या हो गया, ये वाला मोती का विनाश यानी व्यय, और जब इसका विनाश हुआ तो इसकी उत्पत्ति। तो आपने जब इस मोती की अपेक्षा रखी और इसको देखा तो ये क्या हुआ, ये उत्पाद हुआ। लेकिन इस अखंड माला के अंदर, इस पूरी समग्र माला के अंदर ये अपने नियत स्थान पर है और इसमें अनुश्यूति से रचित। इस संबंध में गुरुदेव श्री कहते हैं कि जैसे माला के भीतर से ये धागा निकल रहा है और वो धागा जो है वो कहीं भी मोतियों से रहित नहीं है, ऐसे ही ये पूरा द्रव्य जो है यदि हम उसके विस्तार क्रम को देखें तो वो विस्तार क्रम कहीं भी प्रदेशों से रहित नहीं है। और वही आपके प्रवाह क्रम को जब आप देखते हैं तो वो पूरी वस्तु जो है वो कहीं भी परिणाम से रहित नहीं है। परिणाम से रहित कोई वस्तु नहीं होती। देखिए गाथा क्रमांक 38 प्रवचन सार में भी ये बात कही कि जो अभी पर्याय उत्पन्न नहीं हुई हैं, जो पर्याय अभी विद्यमान नहीं है, उनका भी कथनचित विद्यमानपना सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि यदि वे विद्यमान ना होती तो फिर केवली के ज्ञान में भी कैसे आ सकती थी। हालांकि मुझे यहाँ पर केवली को सर्वज्ञता को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अपने मेरे इस कथन की विवक्षा भी सर्वज्ञता नहीं है, लेकिन वहां पर इस तरह से बात समझाई है कि अविद्यमान पर्याय भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वे अपने स्वस्थान पर खचित हैं, स्वस्थान पर स्थित हैं, और वो अपने स्वस्थान पर स्थित होने के कारण जब हम उस काल के उस कहना चाहिए उस काल के प्रवाह में जब हम गति करते हैं, है ना, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य भी है, हम लोग अनेकों बार उसको प्रयोग भी करते हैं कि इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन, कि भाई कोई घटना घटती नहीं है, वे पहले से विद्यमान है, सिर्फ काल चक्र पर देखी जाती है। तो जब हम उस वस्तु के वर्तमान परिणाम के बगल से गुजर रहे होते हैं, अब हम जब गुजर रहे होंगे, जिस काल में हम वहां से गुजरेंगे तो वो हमें देखने में आएगा, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो अभी ही वहां पर विद्यमान है। और इस बात की सिद्धि इस बात से भी होती है कि आपसे कोई प्रश्न करे कि एक वस्तु के कितने समय है, कितनी वस्तु का कितना विस्तार है, कितनी पर्याय हैं, तो कहते हैं अनादि अनंत पर्याय हैं। तो अनादि अनंत मतलब कितनी पर्याय, आप उसकी कहीं कुछ नाप तो कीजिए ना, कितनी पर्याय। तो वो कहते हैं कि जितने 3 काल के समय हैं, 3 काल के समय जितने उतनी ही एक द्रव्य की पर्याय, मतलब 3 काल के समय से एक भी पर्याय कहीं कम नहीं, और 3 काल के समय से एक भी पर्याय कहीं ज्यादा नहीं, पूरा व्यवस्थित है। भूतकाल के समय में जितने समय बीत गए हैं वहां पर प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय अपने स्वस्थान पर खचित है, और अभी भविष्य में जितने काल अभी प्रकट नहीं हुआ है, जो काल, वहां पर भी उस द्रव्य की प्रत्येक पर्याय खचित है, रखी हुई है। ये बात एकदम स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने बात कही। और गुरुदेव श्री एक और बहुत विशेष बात कहते हैं, देखिए बहुत सारा इसमें विषय है, मैं आपको विशेष रूप से उनका सिर्फ उल्लेख कर देता हूं कि प्रवचन सार, प्रवचन सुधा नाम से जो वर्ड टू वर्ड गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, उसमें यद्यपि 100, 101, 102 नंबर के प्रवचनों में बहुत विस्तार से बात है, लेकिन खास तौर से पेज क्रमांक 266, 277, 278, 281, इन पेजों पर तो क्रमबद्ध की सीधी उद्घोषणा गुरुदेव श्री ने इस उत्पाद व द्रव्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए वहां पर समझाई है। और सिर्फ ये इस पर्टिकुलर ग्रंथ की बात नहीं है, बल्कि इस संबंधित आप अन्य भी जहां भी इस संबंध में विचार करेंगे, समय सार में तो दूसरी गाथा की टीका में संभवतः ये बात आती है कि क्रम और अक्रम रूप से वर्तती हुई क्रम भावी और सहभावी पर्यायों से वस्तु को टिकाए रखती है। ये जो पर्याय है वे वस्तु को टिकाए रखती है। तो वहां पर उत्पाद व ध्रुवता से वस्तु को टिकाए रखने की जो बात कही, और ध्रुवता और उत्पाद व इन दोनों को परस्पर एक दूसरे का कहना चाहिए विरोधी नहीं का, बल्कि एक दूसरे को बनाए रखने वाली हैं। क्योंकि यदि आप सिर्फ उत्पाद व्यय की बात करते हैं तो इससे पूरी तरह सर्वथा वस्तु क्षणिक सिद्ध होती है, और यदि आप सदा पूरी तरह से ध्रुवता को मानते हैं तो इससे सर्वथा कहना जो अद्वैतवादी हैं, जो वस्तु को नित्य ही मानते हैं, सर्वथा नित्य मानने का प्रसंग आएगा, तो वस्तु समय के साथ यदि आगे गति को प्राप्त करेगी, उसके लिए जरूरी है कि उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये तीनों चीजें हों। गुरुदेव श्री ने इस प्रकरण के संबंध में समय सार की 76, 77, 78वें नंबर की गाथा को भी याद किया, जहां पर प्राप्त, निवर्त और विकार, इन 3 परिणामों के माध्यम से भी इस कथन को पूरा समझाया है। मेरे पास समय नहीं है, मैसेज भी मेरे को प्राप्त हो गया है कि समय हो गया है। आखिर में बस एक बात और कह के अपनी बात पूरी करूंगा
कि आपने कभी घड़ी चलते हुए देखा होगा, ये घड़ियां जो रहती हैं उसमें एक बीच में धुरी होती है और साथ में मिनट के और घंटों के कांटे उसमें होते हैं। तो ये मिनट और घंटे के कांटे को यदि हम उत्पाद व्यय की जगह रखें और धुरी को ध्रुवता के स्थान पर रखें, अब ये देखिए ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यदि धुरी नहीं होगी तो कांटों का स्थायित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उन कांटों को घूमने के लिए, परिवर्तन होने के लिए धुरी से जुड़े होना बहुत जरूरी है। और यदि घड़ी में कांटे ना हो, सिर्फ धुरी ही धुरी हो, तो क्या होगा? तो भी घड़ी नहीं कहलाएगी। अकेली धुरी से आप वस्तु की गति कैसे देख पाएंगे? तो उसके गतिमानता को देखने के लिए हमें धुरी भी जरूरी है और कांटे भी जरूरी हैं। लेकिन जब घड़ी चलती है तो ऐसा नहीं होता कि 12 बजे के बाद सीधे 3 बज जाए, 3 बजे के बाद सीधे 6 बज जाए। पूरा एक क्रम है, सेकंड्स का, मिनट्स का, घंटों का, पूरा एक क्रमिक विकास है। उस क्रमिक विकास के साथ और बंधा हुआ विकास है। ऐसे क्रमिक और बंधे विकास के साथ ही वो घड़ी जो है पूरी प्रवर्तमान रहती है और इस तरह से समय आगे बढ़ता है। ऐसे ही वस्तु में भी क्रमिक विकास, बंधा हुआ विकास, क्रमिक और बंधी हुई गति, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं और इस बंधे हुए पने के साथ ही वो आगे बढ़ती है। इस बात को हमें समझने के लिए इस टीका का, इससे संबंधित प्रवचनों का और जो मैंने लेख तैयार किया है उसमें भी बहुत सारे उदाहरण इस संबंध में दिए हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रदेशों का विस्तार यानी जो एक्सटेंशन है वो भी व्यवस्थित है, बंधा हुआ है, और जो प्रवाह है, फ्लक्स, फ्लो है, वो भी बंधा हुआ है, वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। इस तरह से एक समय में ही घटने वाले उत्पाद व्यय ध्रुव और प्रति समय की हर पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुवता, इस तरह से निरंतर क्रमिक तौर पर, बंधी हुई तौर पर ही गति को प्राप्त होती है। और इस पूरी गति को हम पर्टिकुलर पर्याय को ना देखें तो वो उत्पाद व्यय ध्रुव कहने में आता है। इस तरह के 3 विभाजन होते हैं, तो पर्याय में भी उत्पाद व्यय ध्रुव है और जब आप अखंड द्रव्य को देखते हैं तब भी उत्पाद व्यय ध्रुव है। लेकिन कहीं भी वो परिणाम जो है वो अव्यवस्थित नहीं है, अक्रमिक नहीं है। इस तरह से ये पूरी बात है। बहुत सारे विषय और बताने की का मन था लेकिन समय यहाँ पर हो गया है, पता नहीं कितना बता पाया। जहाँ भी कहीं कोई स्खलन हुआ है, कमी रही है, चूक रही है तो मार्गदर्शन करें। अपना विषय यहीं पूर्ण करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी भाई साहब को, जिन्होंने माला की उदाहरण से हमें प्रैक्टिकली उत्पाद व्यय और द्रव्य को समझाया। आपका वक्तव्य सुनकर मुझे आदरणीय दादा ने जो क्रम नियमित पर्याय नाम का काव्य लिखा है उसमें से 4 पंक्तियां मुझे याद आई है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। दादा ने लिखा है कि जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। वास्तव में जो देखा जाए तो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित वस्तु परिणमती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी भाई साहब को। इनके आपके वक्तव्य के संबंध में जो कुछ भी शंका हो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। 2 हैंड रेज हमारे सामने आ चुके हैं। मैं अनिल जी भाई साहब जो है इनसे उनको अनम्यूट करने का निवेदन करता हूँ। विनीत जी भाई साहब को एक बार अनिल जी को अनम्यूट कर दे। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जो भाई साहब ने जो प्रवचन सारथी गाथा 99 में जो अनुसूची से रचित प्रदेश क्रम को समझा करके अनुसूची से रचित जो प्रवाह क्रम में पर्यायों को लिया, तो वो पर्याय जो ली है तो वो द्रव्य दृष्टि का विषय है या मतलब पर्याय दृष्टि का विषय है? उन्होंने जो अखंड जो पर्याय की बात की है माला का दृष्टांत देकर के। अंकुर जी हेलो। हाँ बोलिए अंकुर जी, जवाब दीजिए। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ अंकुर जी आ रही है। देखिए, आपने ये पूछा कि मैंने जो अनुसूची से मतलब अनुसूची से रचा हुआ तो वो तो मैंने ध्रुवता को बताया, लेकिन आपने पूरा प्रकरण के विषय में पूछा है कि जो प्रवाह क्रम है ये द्रव्य दृष्टि का विषय है या पर्याय दृष्टि का विषय है। देखिए, जब हम उस एक पर्टिकुलर पर्याय को यदि विषय बनाते हैं
वो फिर वो पर्याय दृष्टि का ही पर्याय दृष्टि ही वहां पर कहलाएगी, यदि हम उस पर्टिकुलर एक पर्याय को ही देख रहे हैं। लेकिन उन पर्यायों का पूरा प्रवाह क्रम और उस प्रवाह क्रम के माध्यम से पूरी अखंड वस्तु को यदि हम देख रहे हैं और उस अखंड वस्तु का ही निर्णय कर रहे हैं और उस रूप ही अपने को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर द्रव्य दृष्टि ही है। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर पर्याय को ही लक्ष्य में लेकर यदि बात करते हैं या पर्टिकुलर एक प्रदेश को लेकर ही बात में करते हैं, तब वह पर्याय दृष्टि है। लेकिन अखंड पूरे विस्तार क्रम को यदि देखा जाए और अखंड पूरे प्रवाह क्रम को देखा जाए और उस प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान जो वस्तु है या उस विस्तार क्रम में फैली हुई जो एक रूप अखंड वस्तु है, यदि उसको देखा जाए तो तब वह द्रव्य दृष्टि का ही विषय कहने में आएगा। बाकी और विद्वज्जन यदि कुछ लगता है तो बताएं इसमें। अभय जी बोलेंगे, अभय जी थोड़ा समाधान करेंगे। अभय जी बेटे, जिनके रेज हैंड है ना उन सबको आप होस्ट को होस्ट बना दीजिए तो जल्दी अपना हो जाएगा काम। ठीक है जी देखिए, दो बिंदुओं पे बात करना है। एक तो ये अभी द्रव्य दृष्टि वाली बात जो आई, तो जहाँ नए चक्र में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए वाला प्रकरण प्रारंभ हुआ है, वहां दादा ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारों में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय और प्रमाण, ये 3 गोल से समझाया है। और वो बार बार इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि लोग बाग दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इस आग्रह से जो त्रैकालिक अखंडता है उसे भी छोड़ बैठते हैं। तो वो मैं उनकी ये बात कई बार उनके समझ लो चिंतन में चिंता उनकी व्यक्त होती प्रवचनों में। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों का अखंड पिंड है और जो ज्ञायक भाव है वो त्रिकाली भी तो है ना, वो त्रिकाल में भी तो अखंड है। इसलिए जो अंकुर जी ने समाधान किया, भेद करेंगे तो पर्यायार्थिक नय का विषय होएगा और भेद नहीं करेंगे, अखंड देखेंगे तो द्रव्यार्थिक नय का विषय होगा। मुझे अंकुर ने इतनी गहराई में जाके जो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति का विश्लेषण किया है, वो इसके पहले मैंने शायद किसी विद्यार्थी से नहीं सुना। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंकुर से उसकी चिंतन की परीक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों को शेयर करने के लिए पूछ रहा हूं कि त्रिलक्षण परिणाम में जो ध्रुवता है वो त्रिकाली ध्रुव, अनुसूची से रचित प्रवाह क्रम में अखंड जो ध्रुव है उसके लिए कहा है या वो पर्याय ही अपने समय में ध्रुव बैठी है, क्योंकि त्रिलक्षण मतलब परिणाम शब्द से वो उत्पाद रूप पर्याय को इंगित करना चाहते हैं कि जिसमें से वो उत्पाद उत्पन्न हुआ है, ऐसे ध्रुव को इंगित करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरह की ध्वनियां आती हैं, तो उनने अगर इस विषय में सोचा हो तो मुझे बताएं। जी भाई साहब, मैंने भी अभी जितना पढ़ा है उसमें तो ध्रुवता जिस संबंध में मुझे पढ़ने मिली, गुरुदेव श्री के भी जो मैंने प्रवचन देखे उसमें तो ये बात आई है कि वो परिणाम जो है वो ही अपने स्वसमय में वहां पर ध्रुव है। और गुरुदेव श्री ने संबंध में बात कही कि इस पूरी वस्तु की ध्रुवता की बात मत कीजिए, बल्कि उत्पाद व ध्रुव तीनों उसी समय में है। ध्रुवता को पूरी वस्तु की अपेक्षा से देखकर बात नहीं कर रहे हैं वहां पर, बल्कि उस एक समय की पर्याय में ही उन्होंने ध्रुवता बताई कि वो पर्याय अपने स्व समय में ध्रुव है, खचित है, वहीं जड़ी हुई है, उसको वो ना उत्पन्न होती है वो ना नष्ट होती है। उस पर्याय के संबंध में ही वहां पर ध्रुवता की बात कही। और उस पर्याय को ही जब आप पूर्व पर्याय के व्यय से देखेंगे या पूर्व पर्याय के व्यय होने की अपेक्षा से उसके उत्पाद को देखेंगे, मतलब पूर्व पर्याय को जब रख दिया जाएगा तब उत्पाद व्यय की बात आएगी। और जब आप पूर्व पर्याय को ना देखकर उस पर्याय को अपने अवसर पर पैदा होने से उसे अपने स्थान पर रखा हुआ देखेंगे, तो उस पर्याय को ही वहां पर ध्रुवता स्व समय पर खचित होने के कारण ही उसे अंकुर जी डॉक्टर साहब उसका समाधान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से निवेदन है। डॉक्टर साहब राकेश, एक मिनट। वो प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है। ये सूत्र में जब पढ़ाता था तब ये बोलता था बच्चों को, और ये अंकुर ने उसी एंगल से समाधान किया है। बहुत अच्छा लगा दादा के विचार। दादा से समाधान ले रहे। हाँ दादा, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि हाँ दादा,
जो पर्यायों से रचित अनुसूचित जो प्रवाह है, जी तो द्रव्य में काल संबंधी अखंडता है। द्रव्य क्षेत्र हाँ जी काल कालों संबंधी अखंडता होनी चाहिए ना। जी इसके बारे में लोग बहुत कम चर्चा करते हैं और उसकी गहराई को बहुत कम समझते हैं, और इन्होंने बहुत ही गंभीरता से उस विषय को उठाया और जितना अधिक स्पष्ट हो सकता था। आवाज बंद हो गई दादा की। दादा आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गए। प्रदेशों के अनुसूची से रचित जो प्रवाह है, तो दो प्रदेश यद्यपि अलग अलग ना हो तो वे असंख्य प्रदेश नहीं कहला सकते। उन्हें असंख्य होने के लिए अलग अलग होना अत्यंत आवश्यक है। सही है, लेकिन एकदम परस्पर जुड़े नहीं हो तो एक नहीं कहला सकते। यदि पूरे द्रव्य को, अपने आत्मा को लोकाकाश में फैला दी तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आ जाए, क्योंकि उतने ही प्रदेश आत्मा और उतने ही लोकाकाश के हैं। तो अब दो एक प्रदेश में दो प्रदेश होंगे नहीं, तो वो दोनों प्रदेश के बीच में कोई गैप है क्या, ये नहीं पता। और दूसरी ये बात इसी तरह पर्यायों पर घटित करेंगे कि पर्यायों में अनादि से अनंत काल तक हमने एक एक समय में एक एक पर्याय फैला दी, और एक पर्याय एक गुण की एक समय में एक पर्याय है, एक समय में दो पर्याय नहीं, उनमें प्राग भाव और प्रत्यंता भाव का लंबा प्रवाह है। तो उन दो पर्यायों के बीच में भी गैप है कि नहीं। अब इसके लिए जो मोती की माला है, तो मोती की माला को मैंने संगमरमर की मोतियों की माला बनाया जी। पहले मैंने बहुत सुंदर और बोला भी है। क्यों आप बोलते हैं उदाहरण? दो मोती अलग अलग होते हैं ना, तो हमको उनमें एकत्व का जो जुड़ान है वो जुड़ान ख्याल में नहीं आता है। और वो अभी गुरुदेव के जो भगत हैं उनने जुदाई जुदाई पे इतना चिंतन कर लिया है कि वे जुदे ही दिखते हैं, उनमें जुड़ान जो है वो नहीं दिखता है, इसलिए वो द्रव्य की अखंडता के खंडित हो जाती है। तो मैं कहता हूँ संगमरमर के मोती, और वो अब इसमें ये डोरा डालने की जरूरत नहीं रही ना, क्योंकि वो संगमरमर जुड़े हैं, दो मोती है और उससे ही जुड़े हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, वो अनुसूची से रचित प्रवाह है क्या। वो वे अलग अलग भी देखना चाहिए, नहीं तो वो असंख्य नहीं रहेंगे, और जुड़े हुए भी देखना चाहिए, नहीं तो अखंड नहीं रहेंगे। ऐसी अनंत अनंत पर्याय हैं, उनमें अनुसूची से रचित प्रवाह भी दिखना चाहिए और उनका जुड़ान भी दिखना चाहिए। ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है वो हमारे ख्याल में आना, वो ख्याल में आएगा तो एक एक समय में एक एक पर्याय जो व्यवस्थित है ना, जितने तीन काल के समय हैं उतने ही प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण की इतनी पर्याय हैं, तो वो स्व समय में स्थित हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन किसी कीमत पर संभव ही नहीं है। क्योंकि जब हम परिवर्तन करेंगे तो वहां पर एक कट लगाना पड़ेगा, द्रव्य के दो टुकड़े हो जाएंगे, और फिर उसे जहाँ जोड़ेंगे वहां एक कट लगाना पड़ेगा। अभी हम मोक्ष है हमारा, समझिए 25 साल बाद हमारा मोक्ष है और हम 10 साल बाद जाना चाहते हैं, तो एक दो 25 की जगह कट लगेगा और एक 10 की जगह कट लगेगा, और फिर जाएंगी जो पहले संसार की थी फिर मोक्ष में तो अब आएंगी नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो जोड़ भी अखंड है, वो जोड़ नहीं, जोड़ शब्द ही नहीं है, वो जुड़ी नहीं है, वो अखंड है। अनंत काल तक की पर्याय भी अखंड है। यदि उन्हें को बदलने का की भावना वो द्रव्य के टुकड़े करना है, जैसे टुकड़े नहीं हो सकते हैं ऐसे ही पर्यायों के भी टुकड़े नहीं हो सकते। और जब हमारे चित्त में ये बात क्लियर आ जाएगी तो फिर रंच मात्र भी बदलने का भाव नहीं आएगा। जब रंच मात्र भी नहीं आएगा तो एकदम हमारी उससे उस कर्तृत्व का बोझा एकदम साफ हो जाएगा, बिल्कुल उतर जाएगा, और वो एकदम सहज
अंदर में जो उपयोग है वही शुद्धोपयोग है, वही ध्यान है, वही मोक्ष में अनंत काल तक रहता है, और वही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। अभय जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, और फिर भी मेरे को कहने का भाव था, मैं धन्यवाद देने का था, और बाद में ये बात बताने भी थी, जब वो मोतियों की माला को जरा हम संगमरमर की मोतियों की समझे तो उनमें अंदर में गैप नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, और वो जुड़ान भी है और वे जुदे जुदे भी हैं। ये बात हमारे ख्याल में आना चाहिए, और वो पूर्ण व्यवस्थित हैं, वो इससे जुड़े हैं, इसकी अपेक्षा जो स्वकाल में बंधी है वो पर्याय, और वो वहां से आगे दूसरे द्रव्य के टुकड़े होते हैं, वस्तु के स्वरूप के टुकड़े होते हैं, इसलिए वस्तु से सिद्ध होती है। अब सर्वज्ञता को छोड़ के हम इससे सिद्ध करें तो इसमें इसके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सर्वज्ञता पर ही सब बोलेंगे, तो यहाँ पर इस विषय का हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सर्वज्ञता छोड़नी नहीं है किसी कीमत पे। वाह, बहुत सुंदर। सामने वाले के गले तो हम उसी से उतार सकेंगे, इसको तो समझाने में ही इसको तो लोगों को समझाना भारी पड़ेगा, समझाए नहीं, लेकिन वो सर्वज्ञता बहुत मजबूत तर्क है, उसको तिलांजलि देने की बात नहीं करे कि नहीं हमें इसकी जरूरत, हमारे कोई जरूरत नहीं है, सर्वज्ञता पर्याप्त है हमारे लिए क्रमबद्ध की सिद्धि के लिए तो। लेकिन ये वस्तु का जो स्वभाव है, जो पर्याय की अखंडता, अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, पर्यायों की अखंडता, प्रदेशों की अखंडता तो हमारे ख्याल में आती है, और पर्यायों की अखंडता ख्याल में नहीं आती। इसलिए हमें चंद्राचार्य ने प्रदेशों को तो उदाहरण बनाया और पर्यायों को सिद्धांत बनाया, क्योंकि उदाहरण प्रसिद्ध धर्मी और दोनों को, विपक्ष दोनों को स्वीकृत होना चाहिए। तो प्रदेशों की अखंडता दोनों को स्वीकृत है, और पर्यायों की अखंडता दूसरे पक्ष को स्वीकृत नहीं है, वो पर्यायों को बिल्कुल अलग अलग मानता है, इसलिए उन्होंने प्रदेशों की अपेक्षा से पर्यायों को सिद्ध किया। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आपका जो इसमें जो विशेष, मैं तो ये कह रहा हूँ, अंकुर से मैं ये पूछ रहा था दादा कि भाई तुम ये बताओ, उत्पाद व्यय द्रव्य के आधार पर आपने उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप तो समझा दिया, इसमें से क्रमबद्ध पर्याय कैसे निकली, तो वो जो है दादा के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हो गई कि वो पर्यायों के आधार पर ही उत्पाद व्यय होता है, और वो पर्याय खचित हैं, और वो खचित होने से उनका जो बंधान हमारे को समझ में आता है, और वो बंधान की बात तो त्रिकाली, हमको द्रव्य को त्रिकाली रूप में देखना पड़ेगा, एक एक समय का अलग अलग द्रव्य नहीं देखना है हमको, त्रिकाली द्रव्य देखेंगे तब हम उसकी अखंडता, काल की अखंडता, क्षेत्र की अखंडता से काल की अखंडता, वो बहुत सुंदर तरीके से दादा ने स्पष्ट की है। बहुत दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत हम आपका आभार मानते हैं। और आपकी पुस्तक में भी जो है ना, ये 20 नंबर से 20, 21, 22, 23, 24 ये 3-4 पेज चर्चा और सिनेमा की रील के उदाहरण के माध्यम से दी गई है, और बहुत बहुत सुंदर आपका विषय आया है। भैया अब मैं निवेदन करूंगा कि अब, हाँ दादा, एक और दृष्टि का विषय, उसमें और अधिक स्पष्टता से है, हाँ दृष्टि के विषय में भी है, हाँ हाँ भी ये बात बहुत स्पष्ट है, हाँ दादा, हाँ दादा के प्रकरण में भी ये बात बहुत स्पष्ट है। हाँ, अनेक जगह दादा ने इस विषय को दृष्टि के विषय के माध्यम से ही कहें, या दृष्टि के विषय को अनेक जगह दादा ने खोला है, समय सार के प्रवचनों में भी खोला है, प्रवचन सार में भी खोला है, और नए चक्र में भी खोला है। दृष्टि के विषय के नाम से एक किताब है अलग से दादा की, उसमें बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है, आप लोग सब उसका अध्ययन करें। और वो अनिल जी भाई साहब का ये सबसे पहला प्रश्न था, उनसे हम ये निवेदन कर रहे हैं। अब भैया और किसी का मत लीजिए, आप अगले वक्ता को बुलाइए। आलोक जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं फिर से अंकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बिना विलंब तृतीय वक्ता के रूप में पंडित श्री जितेंद्र जी शास्त्री पुणे, इनको आमंत्रित करता हूँ, और इनका विषय है प्रवचन सार गाथा 102 की टीका में प्रयुक्त पर्याय के जन्म क्षण के आधार पर
क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। श्री पंडित जितेंद्र जी शास्त्री अभी फिलहाल पुणे में पुणे में कार्यरत हैं जितेंद्र जी राठी, और कई दर्शक उन्होंने कार्य किया है। ऐसे पंडित श्री जितेंद्र जी शास्त्री राठी, इनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपने विषय के संदर्भ में चिंतन स्पष्ट करें। अभी पीछे हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक संगोष्ठी कारंजा में की थी, उसमें जितेंद्र राठी ने सारा संगोष्ठी का भार अपने कंधों पर ले लिया था, और हम लोग बहुत उससे मुक्त हुए थे। और शांति जी भी सामने मुझे दिख रहे हैं, हम लोग सब उसमें जैसे साइलेंट फीचर में आ गए थे और पूरा काम जितेंद्र ने संभाल लिया था। और ये बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद आदि भी हमारे नागपुर से पद्मनंदी पंचविंशति का छपा था, उसका बहुत अच्छा संशोधन इन्होंने किया और उसके सह संपादक थे। तो मैं ऐसे जितेंद्र जी को बुला रहा हूं और आप सभी श्रोताओं से कह रहा हूं, जो प्रवचन सार का विषय है ना, ये आज हमारी सारी गोष्ठी में यही विषय चलने वाला है।